देखिए, कुछ डेटा और कुछ आंकड़े हैं हमारे सामने जो मैं आपके सामने इस वीडियो में रखने वाला हूं। और इस वीडियो के ज़रिए ख़ास तौर से मैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को कहना चाहता हूं कि अगर आपके बहुत सारे एक्सपेक्टेशन हैं आपकी पोर्टफोलियो से, यानी आपने बहुत सारी उम्मीदें लगा कर रखी हुई हैं कि आने वाले कुछ सालों के बाद मुझे इतने रिटर्न्स होंगे, उतने होंगे, तो हाल फिलहाल में कुछ ऐसी गलती जो आपको गलती से भी नहीं करना चाहिए। और ये आंकड़े जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है और इस आंकड़े की बुनियाद पर ही हम इस बात का डिसीजन करेंगे और ये बात हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस टाइम पे हमें कौन कौन से ऐसे गलत स्टेप्स हैं जो नहीं लेने चाहिए। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। दूसरी बात, आपका कुछ भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में या नहीं तो इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। रिप्लाई 100 to 10% आपको मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले वो रिपोर्ट मैं आपको दिखला देता हूँ जो आपके लिए देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पर सारा डिटेल्स मैंने लिख दिया है। सबसे पहला है, पिछले 5 सालों में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ने 5.3 लाख करोड़ का निवेश किया है। समझ रहे हैं, यहाँ पर बात किसकी हो रही है? पिछले 5 सालों की। और दूसरी बात, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड की बात हो रही है, इस बात को आपको याद रखना है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जबकि अगर विदेशी यानी विदेश के फंड हाउसेस के अगर रिपोर्ट देखे जाए तो उनकी तरफ से जो निवेश किया गया है वो सिर्फ 3.1 लाख करोड़ का निवेश किया गया है। तो ये एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, यानी बहुत ही लंबे चौड़े आंकड़े से डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड आगे की तरफ इक्विटी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाता हुआ जा रहा है। तो ये एक खास बात हो जाती है म्यूचुअल फंड के लिए। दूसरी बात है एसआईपी के। अब ये इसको जो आप देखेंगे ना, ये वाला जो पॉइंट है, इसको एमफी इंडिया ने भी अपने वेबसाइट पर पब्लिश किया हुआ है, इसको आप जाकर देख सकते हैं। एसआईपी के ज़रिए मार्च के महीने में जो निवेश किया गया है वो निवेश कितने का है? 19,271 करोड़ का निवेश किया गया है सिर्फ एसआईपी के ज़रिए। सिप की बात कर रहा हूँ मैं। ये कब निवेश किया गया? मार्च के महीने, मार्च 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आता है, और इसी के साथ यानी इन सारी चीज़ों, इन सारे रिकॉर्ड्स के साथ अगर देखा जाए तो इक्विटी में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 20.1% हो चुकी है। 20.1% डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी हो चुकी है इक्विटी मार्केट में, यानी स्टॉक मार्केट में। मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, इस बात को भी याद रखना ज़रूरी है। देखिए, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। यहाँ पर एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे फ्राइडे पिछले अभी जस्ट जो गुजरा है फ्राइडे, उस फ्राइडे के जब रिज़ल्ट को देखेंगे यानी मार्केट कंडीशन को आप देखेंगे तो वहाँ लगभग सारे इंडाइसेस में गिरावटें हुई हैं। जैसे वो लार्ज कैप हो, निफ्टी 50 हो, फिन निफ्टी हो, बीएससी स्मॉल कैप हो, बीएससी मिड कैप हो, उसके बाद क्या कहते हैं स्मॉल कैप 250 हो। इसके अलावा और भी कई सारे इंडाइसेस हैं जो कि इंडियन इंडाइसेस है, वहाँ पर गिरावटें हुई हैं। तो यहाँ पर ये जो गिरावटें हुई हैं इसके रीज़न से हम ये नहीं कह सकते कि भाई मार्केट में गिरावट हो गई, ऑल टाइम हाई पे नहीं है। यहाँ ऑल टाइम हाई का जो मतलब है ना, पिछले 5, 7, 8 महीनों से जो हाई देखने को मिल रहे हैं ना मार्केट में, उस हाई की बात हो रही है। तो इतनी ये सारी बातें अगर आपको क्लियर हो जाती है तो अब बात आती है कि आखिर इस आंकड़े की बुनियाद पर अब आपको क्या करना चाहिए एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स। अगर आपकी ऑलरेडी पोर्टफोलियो बनी हुई है तो यहाँ पर आपको किन गलतियों को नहीं करना चाहिए, किन मिस्टेक्स को नहीं करना चाहिए, जिसका भुगतान आपको मतलब बहुत ज़्यादा करना पड़ सकता है। तो देखिए, सबसे पहली गलती जो आपको नहीं करना चाहिए कि ऑलरेडी जैसा कि मैंने आपको कहा है कि अगर आपकी पोर्टफोलियो बनी हुई है, अगर आपकी पोर्टफोलियो में समझ लीजिए कि 4, 5, 6 अगर इतने फंड हैं तो आपकी पोर्टफोलियो में छेड़खानी सबसे पहले नहीं करनी है। सबसे पहले आपको अपनी पोर्टफोलियो को छेड़खानी नहीं करनी है। छेड़खानी का क्या मतलब होता है? मतलब ये है कि अगर आपकी पोर्टफोलियो में 4, 5, 6 फंड है तो ये बहुत ज़्यादा फंड है, आपकी पोर्टफोलियो के लिए ये इनफ है। अगर आपका मूड माइंड अगर बन रहा है किसी नए फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो आपको बिल्कुल ही नहीं करना है, चाहे वो एसआईपी ही के ज़रिए क्यों ना हो। अब यहाँ पर कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई एसआईपी के ज़रिए तो हम निवेश कर सकते हैं। तो देखिए, एसआईपी के ज़रिए भी आपको उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। रीज़न क्या है? रीज़न, सबसे पहला रीज़न ये है जो मैंने आपको बताया है कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे है। अब यहाँ पर अगर आप सिर्फ शुरू करते हैं तो कर
सकते हैं, लेकिन दूसरा जो मेन रीज़न है ना करने के वो ये है कि आपकी पोर्टफोलियो में ऑलरेडी 4-5-6 फंड है, और एक बेस्ट पोर्टफोलियो के लिए 5-6-7 इस तरह के इतने जो फंड होते हैं ना वो इनफ होते हैं। तो ये रीज़न हो गया कि आपको क्यों नहीं स्टार्ट करना है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि आपकी पोर्टफोलियो तो है बट आपकी पोर्टफोलियो में इतने फंड नहीं है, अभी फंड की कमी है आपकी पोर्टफोलियो में। तो ऐसे कंडीशन में बिल्कुल आप फ़ंड ऐड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर फ़ंड जो आपको ऐड करना है तो वो लमसम इन्वेस्टमेंट के ज़रिए नहीं आपको फ़ंड ऐड करना है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसमें लमसम नहीं करना है, कोई ऐसा फ़ंड आपको नहीं उठाना है जिसमें आप सिर्फ लमसम करके छोड़ दें या लमसम करने की नीयत से उसको उठाएं। अगर आपको फ़ंड ऐड करना है, यकीनन आपकी पोर्टफोलियो में अगर ज़रूरत है तो आप फ़ंड ऐड करिए, लेकिन वहाँ पर आपको एसआईपी के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरी बात, ऑलरेडी अगर आपकी पोर्टफोलियो बनी हुई है, जैसा कि हम बात कर ही रहे हैं कि अगर ऑलरेडी आपकी पोर्टफोलियो बनी हुई है तो उसमें से अगर आपको लगता है कि किसी फ़ंड को हमें किसी फ़ंड से रिप्लेस कर देना चाहिए, तो ये भी गलती मेरे ख्याल से आपको नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर से उस कंडीशन में तो आपको ये गलती करना नहीं चाहिए जब आप सेम कैटेगरी के फ़ंड को सेम कैटेगरी के फ़ंड से रिप्लेस करना चाह रहे हैं। यानी मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी पोर्टफोलियो बनी हुई है, उसमें कोई ऐसा स्मॉल कैप है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि एसबीआई स्मॉल कैप आपकी पोर्टफोलियो में है। अब आप ये चाह रहे हैं कि भाई एसबीआई स्मॉल कैप है मेरी पोर्टफोलियो में, तो इसकी जगह हमारे को निप्पॉन इंडिया लेना है। यानी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको नहीं करना है। दूसरी बात, कोई स्मॉल कैप है, चाहे वो निप्पॉन इंडिया हो, एसबीआई हो, कैनरा हो, या कोई भी किसी भी फंड हाउस से स्मॉल कैप है, उसको अगर आप चाहते कि भाई लार्ज कैप से हम बदल दें तो ये भी आपको नहीं करना है। रीज़न क्या है ये भी मैं आगे आपको बताता हूँ। अगर आपने बहुत ही लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखा है, और यकीनन अगर आपने इस तरह के फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा तो आई एम श्योर कि आपने लंबे समय के लिए ही इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो फिर इस कंडीशन में भी आपको रिप्लेसमेंट नहीं करना है, चाहे आप स्मॉल कैप को लार्ज कैप से ही क्यों ना बदल रहे हो। देखिए यहाँ पर रीज़न क्या है। अभी सबसे पहले अगर आप ये चाहते कि भाई किसी फ़ंड से हम किसी फ़ंड को रिप्लेस करें, तो सबसे पहला फ़ंड जो आपकी पोर्टफोलियो में है उससे आपको निकलना पड़ेगा। तो यहाँ अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो निकलने में ज़्यादा बुराई तो नहीं है, ख़ास तौर से अगर आपका कुछ समय गुजर चुका है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर 1 साल आपका पार हो चुका है तो निकलने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 1 साल के अंदर आप निकल रहे हैं तो फिर निकलने में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पर एग्जिट लोड का भी मैटर हो जाता है। उसके बाद अगर कैपिटल गेंस होते हैं तो उस पर आपको टैक्स वगैरह भी लगते हैं, वो जिस हिसाब से होंगे उस हिसाब से लगेंगे, तो ये एक अलग चीज़ है। प्लस जब आप एंट्री करेंगे किसी फंड के अंदर तो ये भी आपके लिए नुकसानदायक होगा। वो नुकसानदायक इसलिए होगा कि आप किसी भी फंड में मार्केट जब ऑल टाइम हाई पर है तब जाकर आप निवेश कर रहे हैं। ख़ास तौर से स्मॉल कैप और मिड कैप की जो मार्केट है वो बहुत अच्छा रिटर्न्स दे चुकी है। आई एम श्योर कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब एक और भी ज़रूरी बात आती है। मान लीजिए कि आपकी पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा फंड है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा फंड है। मैंने जैसा कि कहा है कि 5, 6, 7 फंड ये काफ़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया तो 8, 10 फंड, मुझे लगता है 10 फंड तो होना भी नहीं चाहिए, 7, 8 फंड काफ़ी होते हैं। लेकिन अगर आपकी पोर्टफोलियो में ज़्यादा फंड हैं तो उसको आप हटाना ही चाह रहे हैं तो आप हटा सकते हैं। ख़ास तौर से किस तरह के फ़ंड को आपको हटाना चाहिए, सबसे पहला आप देखिए कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ फ़ंड हटाने के लायक है, आप कुछ फ़ंड हटाने के बारे में सोच रहे हैं, तो देखिए आपकी पोर्टफोलियो में अगर कोई सेक्टरल फंड है, सेक्टरल एंड थेमेटिक कैटेगरी के फंड है, तो सबसे पहले आपको सेक्टरल एंड थेमेटिक कैटेगरी के फंड को हटाना है। दूसरी बात, अगर आपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट किया है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तो हाइब्रिड कैटेगरी के जो फंड है उनको भी आप हटा सकते हैं। जैसे 8 साल, 10 साल, 15 साल इस तरह के टाइम ड्यूरेशन के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, तो मेरे कहने का मतलब है कि भाई इतने लंबे समय के लिए हाइब्रिड क्यों, हम प्योर इक्विटी में क्यों नहीं जाएंगे। प्लस सेम कैटेगरी के अगर कई सारे फंड्स हो तो उसको भी आप कम कर सकते हैं। फिर वो पैसे, यानी आप कुछ फंड जो निकाल रहे हैं उसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको आप एग्जिस्टिंग जो भी फंड आपकी पोर्टफोलियो में बाकी रह जाता है उनमें ही आप ऐड कर दीजिए, कोई नया फंड लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो आंकड़े हैं ना, ये आंकड़े यहीं पर सलामत नहीं रहने वाले हैं, ये आंकड़े और भी आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं, और ये जितने भी बढ़ेंगे मुझे लगता है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं।
तो ये एक खुशखबरी है आपके लिए। ये सारे आंकड़े आपके मतलब अच्छे फ्यूचर के गवाही दे रहे हैं। दूसरी बात, अब एक बात और भी आती है लास्ट में कि लमसम अगर आपको करना है तो यहाँ पर लमसम बहुत ही ज़्यादा सोचने समझने के बाद ही करना चाहिए आपको। मेरे को तो लगता है कि जब तक मार्केट में 5-6% की गिरावट ना हो, अभी हाल फिलहाल की जो मार्केट है, मुझे लगता है कि इससे भी ज़्यादा की गिरावट हो जाए तो ही आपको करना चाहिए। लेकिन एटलीस्ट आपको 4 से 5, 5 से 6% की गिरावट हो तो ही जाकर आपको लमसम करना चाहिए। वो भी लमसम के लिए कोई फंड आपको अलग से लेना नहीं चाहिए। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं आपकी पोर्टफोलियो में, उन्हीं में आप लमसम कर सकते हैं। अगर मोटा रकम आपको लमसम के ज़रिए निवेश करना है तो उसको डिवाइड करके आप निवेश कर सकते हैं। तो इन सारे तरीके को आप फॉलो कर सकते हैं। अलग अलग फंड में आप उसको अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में उसको डिवाइड कर दीजिए। मतलब 1 लाख रुपया आपको निवेश करना है तो उसे 3 बार 4 बार में निवेश करिए, 25,000 करके, 20,000 करके। क्योंकि यहाँ पर मार्केट में बहुत जल्दीबाजी करने के चक्कर में कई मरतबा बहुत ज़्यादा नुकसान होते हुए देखा है मैंने। तो फाइनली इन सारे रिपोर्ट को आपको अपने माइंड में रखना है और इसको जो जो बातें यहाँ पर बताई गई हैं उन बातों को ख़ास तौर से ध्यान में रखना है। क्योंकि जिन बातों को हम हल्के में ले लेते हैं ना, कई मरतबा वो बातें हमारे लिए भारी पड़ जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। तो ये सारे आंकड़े हैं, इसको मनी9 ने भी अपनी रिपोर्ट में पब्लिश किया हुआ है। उसके बाद NSDL ने भी अपनी रिपोर्ट में पब्लिश किया हुआ है। एमफी इंडिया ने भी इसको शाये किया हुआ है, यानी पब्लिश किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।